नमस्कार सभी को। देखिए, एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल भी करते हैं कई बार कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र के बारे में पूछा जाता है। अंग्रेजी शिक्षण प्रोसेस होता है, टीचिंग प्रोसेस होता है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं पेडागॉजी। मतलब एक कंटेंट होता है इंग्लिश के अंदर जिसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। कई बार बच्चों पूछते हैं कि सर इसके बारे में क्लासेस जनरेट कर दीजिए। यह है इंग्लिश पेडागॉजी। अब पेडागॉजी होता है शिक्षण अध्ययन, शिक्षण शास्त्र, सारी चीजें इसी के अंदर आती है, लर्निंग इसी के अंदर आती है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि ये आता है कौन कौन से एग्जाम्स में। सभी स्टूडेंट्स को ऐसे मालूम होगा जिन स्टूडेंट्स का ये हिट होने वाला कंटेंट है। खासतौर से जो सीटेट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आता है, या अपने जो भी बंदे टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें टीचर बनना है अपनी लाइफ में, उनके लाइफ में जब भी एग्जाम्स होंगे, जब भी एग्जाम्स वो फेस करेंगे, उन एग्जाम्स में से पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे। मतलब ये कंफर्म होता है कि अगर आपको टीचर बनना है लाइफ के अंदर तो आपको पेडागॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, लिटरेचर से संबंधित नॉलेज होना चाहिए, थोड़े बहुत कंटेंट उसको जानना चाहिए। अब पेडागॉजी होता क्या है? कुछ लोग चाइल्ड साइकोलॉजी को पेडागॉजी मान जाते हैं, मतलब वो साइकोलॉजी को ही पेडागॉजी समझ लेते हैं, जबकि साइकोलॉजी एक अलग चीज़ है, पेडागॉजी एक अलग चीज़ है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होते हैं। साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है, पेडागॉजी शिक्षण अध्ययन होता है कि जब हम टीचिंग करते हैं तो किस प्रोसेस से हम टीचिंग करते हैं, कैसे कैसे लर्निंग करते हैं हम लोग। अब यदि हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज पेडागॉजी हिंदी में भी तकरीबन वैसा ही है, इंग्लिश में भी वही कंटेंट होते हैं, वही रूल्स रेगुलेशंस, वही नेम होते हैं। थोड़े बहुत फर्क होता है थोड़े बहुत लैंग्वेजेस के हिसाब से, लेकिन मेरा जो पर्पज़ है फिलहाल मैं कंटेंट शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर इंग्लिश पेडागॉजी का, जो सीटेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। सीटेट वाले हों, केवीएस वाले स्टूडेंट्स हों, या फिर आपका जहाँ भी पेडागॉजी आता है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज मैं एक इंट्रो क्लासेस के अंदर लेके चल रहा हूँ। देखिए, इसमें कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े अजीबोगरीब क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंग्लिश जो है, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, वो किस तरह की लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल्स भी समझने पड़ेंगे इसमें आपको कि भारत के संविधान के हिसाब से जो अंग्रेजी है वो किस तरह की भाषा है। ऐसे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं इसके साथ में। और अगर इसे हम बात करते हैं मल्टीलिंगुअल एस्पेक्ट्स पे, ये जो टर्म्स हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी जो होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लिए। अगर आपको पेडागॉजी सीखना है तो आपको टर्म्स पे ध्यान देना पड़ेगा। इंग्लिश का ग्रामर भी पढ़ना है, इंग्लिश की टर्म भी पढ़नी है, कहाँ से जनरेशन है, वो सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। ये एस्पेक्ट समझना पड़ेगा। मल्टीलिंगुअल एस्पेक्ट पे पूछते हैं तो इंग्लिश कैसी भाषा है, ये क्वेश्चन अलग बन जाता है। अगर पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंग्लिश कैसी भाषा है, तो इसका कंटेंट अलग बन जाता है। तो लैंग्वेज को समझिए, होता क्या है भारत संविधान, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चीज़ों को समझे। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो संविधान है, उसमें एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 343 एक आर्टिकल है इंग्लिश के अंदर, मतलब भारत के संविधान में। ये आर्टिकल हमें बताता है कि हमारी एक लैंग्वेज है, एक सोशल लैंग्वेज जिसे कहते हैं, वो लैंग्वेज बनी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है जो कि क्या बन गई हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसका नाम है हिंदी। आर्टिकल 343 एक आर्टिकल है जो बना था, अमेंडमेंट हुआ था 1949 में। 1949 में एक आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ने को मिल जाएगा आपको ये आर्टिकल 343, जो हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाती है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। लेकिन इसी में एक आर्टिकल बनता है, आर्टिकल 343, और इसका क्लॉज 1, आर्टिकल 343 क्लॉज 1, वो इंग्लिश को भी, जो उसकी अंग्रेजी भाषा है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको भी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाता है। यानी कि भाषा के हिसाब से देखें तो भारतीय संविधान के हिसाब से आर्टिकल 343 1949 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, और उसने कहा कि इंग्लिश जो है, मतलब हिंदी, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसका क्लॉज 1, आर्टिकल 343 का क्लॉज 1, वो कहता है कि इंग्लिश भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है?
वो इसके ऑप्शन बना देते हैं, प्राइमरी लैंग्वेज है, सेकेंडरी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ देख समझिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, के भारत के संविधान के हिसाब से इंग्लिश है, उसने ऑप्शन बना दिया, एक ऑप्शन लिखा है उसमें प्राइमरी लैंग्वेज, इंग्लिश इज प्राइमरी लैंग्वेज। सेकंड ऑप्शन बना दिया इसमें नेटिव लैंग्वेज। थर्ड ऑप्शन बनाया सेकंड लैंग्वेज। ये इस टाइप से उसने क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दिए, ऑप्शंस बना दिए। क्या इंग्लिश क्या है, क्वेश्चन मैंने बताया था, ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ की फॉर्म में हम आपको दिलवा देंगे, जो पीपीटी पीडीएफ होता है उसमें मिल जाएंगे आपको। उसमें जब क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे तब बता दूंगा इस चीज को। लेकिन समझिए यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज, और ब्लैंक कर दिया, ऑप्शन लेते प्राइमरी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, या कुछ भी एक ऑप्शन बना दिया। तो यहाँ पे पॉइंट समझ के चलना, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, संविधान के अकॉर्डिंग पूछता है, तो इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है। देखो फर्स्ट लैंग्वेज ऑफिशियल कौन सी बनी हमारी, हिंदी, और उसके बाद क्लॉज 1 बना, उसमें लैंग्वेज ऑफिशियल बनी हमारी इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है। पहले तो ये पॉइंट समझ के चलना, अगर हम इंग्लिश को समझते हैं तो इंग्लिश क्या हमारी सेकंड लैंग्वेज, अगर ये ऑप्शन पूछ रहा था तो ये सेकंड लैंग्वेज है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के हिसाब से। लेकिन अगर ये पूछा जाता है मल्टीलिंगुअल, ये टीजीटी में भी आते हैं क्वेश्चंस आपके इस तरह से, अगर मल्टीलिंगुअल प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से पूछा जाता है, मल्टीलिंगुअल पैटर्न पे पूछते हैं, तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ये पॉइंट ध्यान से समझना, इंग्लिश क्या है, सेकंड लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग। इन इंडिया इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअल प्रोस्पेक्ट इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल मतलब वैश्विक भाषा है, चारों तरफ हर जगह जाओगे तो ज्यादातर कंट्रीज में इंग्लिश बोलने वाले आपको मिल ही जाएंगे। तो समझ गया तो पॉइंट इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है, ये सेकंड लैंग्वेज है, और मल्टीलिंगुअल एस्पेक्ट पे क्या है, ये हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है। यहां तक समझ जाएंगे। अब आते हैं फर्दर स्टेप पर हम लोग। यहां से क्वेश्चन आया है वही एग्जाम के अंदर, ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इवन टीजीटी तक के क्वेश्चंस बोलते हैं। अब आइए फर्दर स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना शुरू करते हैं, टॉपिक आते हैं, कंटेंट आते हैं, वॉवल्स, साउंड वाउंड आते हैं, इसमें भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार कि अभी मैं देखो लर्निंग नहीं कर सिखा रहा हूँ, ये पॉइंट आगे आएंगे जब धीरे धीरे आप एस्पेक्ट में आगे बढ़ेंगे, जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। अभी बात कर रहा हूँ कुछ बेसिक जो पॉइंट्स इसके हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश आप बोलोगे, सुनोगे, यही तो कंटेंट होता है, कोई सुनता है कोई बोलता है, इस तरह की बातें यहाँ पे आती हैं। जो इंग्लिश है, अगर इसके साउंड चेक किए जाते हैं, इंग्लिश के साउंड, तो टोटल साउंड होते हैं इसमें 44 साउंड होते हैं। ये पॉइंट समझ के टोटल कितने हैं, 44 साउंड है, और 44 साउंड्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो 20 साउंड तो है इसमें वॉवल के, और 24 साउंड है इसके अंदर कॉन्सोनेंट के। इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं कई बार कि अगर हम इसे चेक करते हैं कि इंग्लिश में साउंड के कितने साउंड है, कितने साउंड टोटल 44 साउंड है, 20 साउंड है वॉवल्स के और 24 साउंड है उसके कॉन्सोनेंट्स के। ये आपको बहुत ध्यान समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। आया वो क्वेश्चन एग्जाम में कि क्वेश्चन आया था कि इंग्लिश लैंग्वेज इज डिवाइडेड, इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी प्रेस्क्राइब्ड ऑन द साउंड बेसिस इन द गिवन रेशो, कि साउंड बेसिस पर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेस्क्राइब किया जा सकता है गिवन रेशो के हिसाब से। तो उन्होंने बना रखा है इस तरह से 20, 24, एक ऑप्शन बनाया उन्होंने 30, 21, एक 24, 20 और एक बना रखा है 20, 20। ये 4 ऑप्शन इस टाइप से उन्होंने बनाए थे। मतलब क्वेश्चन पूरा बता देता हूं इसमें आपको। The sound ratio of vowel and consonant is, the sound ratio of vowel and consonant is 20, 24, 30, 21, 24, 20, 20, 20। करने वाला तो 20, 20 भी करके आया इसमें ऑप्शन, लेकिन करेक्ट क्या है इसका ऑप्शन 20, 24। ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप से बन जाते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, साउंड का प्रोसेस क्या है। इसके साथ में मैं आपको सामने पीपीटी पे क्वेश्चन इसके दिलवा दूंगा जल्दी क्लासेस में,
मेरे सामने तो क्वेश्चंस रखे हैं, उन क्वेश्चंस की डिटेल आपको सुना देता हूँ। तो 2 क्वेश्चन मेरे सामने पूछे गए थे जो आए हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज, भारत के संवैधानिक हिसाब से जो अंग्रेजी भाषा वो क्या है, सेकंड लैंग्वेज है। दूसरा, इंग्लिश का जो साउंड है वो 44 साउंड्स हैं, 20 साउंड्स किसके हैं, वॉवल के हैं, और 24 साउंड किसके हैं, कॉन्सोनेंट के हैं। ये भी डिस्कशन होगा इस बैच के अंदर, टॉपिक्स आएंगे बता देंगे उसमें कि 20 साउंड कैसे बने और 24 साउंड्स कैसे बने, लेकिन वो चीज उसके लिए आपको अभी वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा दूसरा एक और पॉइंट बनता है, अगर हम इंग्लिश को समझते हैं कि इंग्लिश वास्तव में क्या है, तो कभी कभी देखो इंग्लिश के बारे में देखिए क्या क्या होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है, इंग्लिश देखो उसमें ये भी पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इंग्लिश इज, और ऑप्शन बना दिया ब्लैंक। पहला ऑप्शन बना नेटिव लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज यहां लिख देता हूं, इंग्लिश इज ए ब्लैंक लैंग्वेज। आज तो मैं बोर्ड पे करा रहा हूं, बाकी इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो पीपीटी बता दूंगा। फिलहाल इस चीज को समझिए कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। लिटरेचर अलग चीज है, पेडागोजी अलग चीज है, इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी एक अलग चीज है। इंग्लिश इज पहला ऑप्शन नेटिव लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन था इसमें फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन का स्पेलिंग FOREIGN, फॉरेन लैंग्वेज। तीसरा ऑप्शन था इसमें हेरिटेज लैंग्वेज, और चौथा ऑप्शन था इसके अंदर सेकंड लैंग्वेज। और यहां एक टाइटल लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब लैंग्वेज समझो क्या है, क्वेश्चन कितना अजीबोगरीब तरीके से पूछा था उन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इज फॉल्स, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज फॉल्स। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन गलत है। इंग्लिश इज अ, अब लैंग्वेज है, कौन सा ऑप्शन है जो इसके अंदर गलत है। अब देखो अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो अभी थोड़ी देर पहले क्या होता है, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज तो होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेकंड लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है। आर्टिकल कौन सा है, 343, और इंग्लिश का आर्टिकल कौन सा, 343 क्लॉज 1 सेकंड है। लेकिन देखो इंडिया में तो सेकंड है ना, जहां पे लोग इसे बोलते हैं उनके लिए तो नेटिव भी होगी ना। आप इंग्लैंड चले जाइए, वहां के लोग तो नेटिव बन गई, उनकी तो नेटिव लैंग्वेज हो गई। तो उसने ये थोड़ी पूछा इंडिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, नहीं पूछा, उसने पूछा इंग्लिश इज अ, हमें ब्लैंक देखना है कि क्या भर सकते हैं यहाँ पे आके। लेकिन इन 4 ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन गलत है। सेकंड लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये नेटिव लैंग्वेज है। अगर तुम अमेरिका चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, वहां पे तो नेटिव लैंग्वेज हो गई ना, नेटिव भी है। और इंडिया के लिए ये सेकंड तो है ही है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहां की फॉरेन लैंग्वेज भी तो होगी ना। नेचुरल सी बात है, अगर हम बात करें इंडिया की ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इंडिया के लिए सेकंड है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ रख देते हैं फिलहाल, ये फॉरेन लैंग्वेज होगी, विदेशी भाषा भी तो है। अब पाकिस्तान के लिए देखें, पाकिस्तान के लिए अंग्रेजी क्या विदेशी भाषा है, तो इंग्लिश इज द फॉरेन लैंग्वेज, ये भी है, कुछ कंट्रीज के लिए है, कुछ कंट्रीज के लिए नेटिव है, कुछ कंट्रीज के लिए सेकंड है। इंडिया के लिए सेकंड है, लेकिन ये किसी के लिए भी हेरिटेज लैंग्वेज नहीं है। ये पॉइंट समझ कर चलना, इंग्लिश इज नॉट अ हेरिटेज लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, इस तरह से कई बार पूछा जाता है, इज इंग्लिश अ हेरिटेज लैंग्वेज, नॉट, ऑप्शन नेगेटिव में जाएगा। तो 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। पहला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन मल्टीलिंगुअल एस्पेक्ट प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। मल्टीलिंगुअल प्रोस्पेक्टिव में इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है। उसके आर्टिकल मैंने आपको बताया 343 और 343 क्लॉज 1, समझ गए। इंग्लिश में साउंड कितने, 44 साउंड्स हैं, डिवाइड होता है, 20 साउंड्स हैं वॉवल के और 24 साउंड्स हैं इसके कॉन्सोनेंट के। और इंग्लिश हेरिटेज लैंग्वेज नहीं है। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हमने। अगले क्वेश्चन पर आइए, सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप जब हम यहां से पढ़ते हैं, तो अब मैं इसका बेसिक क्लियर कर देता हूं कि इसमें थ्योरी के हिसाब से हमें चलना होता है। देखिए जब भी हम लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पेडागोजी में क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो वहां पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस का आपको कुछ टर्म्स सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ पेडागोजी। क्वेश्चंस बाद की चीजें हैं, जब एरर्स आती हैं, इसमें ऑप्शंस पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी आता है कई बार इसके साथ में, डिस्क्रिप्टिव वाले आपके एग्जाम में नहीं आता। बहुत डेप्थ में जाता है ये कंटेंट, लेकिन इतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, जब भी हम लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं, कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, जर्मनी, उर्दू, फ्रेंच, कुछ भी है,
जब भी हमारे सामने कोई लैंग्वेज है और हमें वो लैंग्वेज क्या है, सीखनी है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल लैंग्वेज सर्टिफाइड कितनी है इंडिया के अंदर। कोई बच्चा बताएगा कि इंडिया में अगर लैंग्वेज देखें तो कितनी लैंग्वेजेस हैं जिसको हम इंडियन नेटिव लैंग्वेज के हिसाब से जानते हैं। उसका भी क्वेश्चन आता है कि कितनी लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर जो भी होते हैं। वैसे 21 भी कहते हैं, कुछ लोग 22 भी कहते हैं, 23 भी कहते हैं। वो चीज़ डिस्कस करेंगे अभी इसमें। खैर चलिए, जब भी हमें लैंग्वेज सीखनी होती है तो देखो लैंग्वेज सीखने के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है उसे लर्न कीजिए, वो होती है लर्निंग। एक लर्निंग होता है, एक होता है एक्यूजिशन। एक लर्निंग है, एक एक्यूजिशन है। अब दोनों पॉइंट को समझ के चलना। भाषा को सीखने का तरीका क्या है, लर्निंग होता है और एक एक्यूजिशन होता है। लर्निंग में क्या होता है, हमें वो चीजें सीखनी होती है। एक्यूजिशन में क्या होता है, वो चीजें आ जाती हैं। दोनों पॉइंट अलग समझ के चलना। जैसे आप लोग हिंदी भी जानते हैं, आप लोग अंग्रेजी भी जानते हैं। एक होता है हिंदी भाषा जो आपके घर में बोली जाती है, जिसमें पानी, मम्मी, पापा, गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें आपने सीख ली। आप जैसे जैसे 1 साल 2 साल 3 साल के हुए, आप चीजें सीखते चले गए। सोसाइटी में जो बोलते गए आपको आती गई। गालियां सीख ली आपने, गालियां किसी बुक में नहीं पढ़ी, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, गालियां आपको आ गई। वो भाषा जो आपने ग्रहण कर ली सोसाइटी से, वो क्या है, एक्यूजिशन है। लेकिन वो भाषा, वो चीज जो आपको सीखना है, वो उसका लर्निंग है। किसी भी भाषा के दो प्रोस्पेक्टिव होते हैं समझने के। एक होता है लर्निंग, एक होता है एक्विजिशन। और लर्निंग में क्या है, लर्निंग में रूल्स होते हैं। आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, नियम बनाने पड़ेंगे, या फॉर्म्स होती हैं जिसे बोलते हैं फॉर्मूला, या फॉर्मूले बन जाते हैं, फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म्स मिलेंगी, यहाँ किसी भी चीज का एक स्ट्रक्चर मिलेगा, या कोई भी चीज एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में होती है। इसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, इसके नियम बने हुए, इसकी टर्म्स बनी हुई है। आप समझिएगा इस पॉइंट को। इसकी क्या आपकी टर्म्स हैं, यानी कि यहां आपको सीखना है लर्निंग में। ये लर्निंग प्रोसेस होता है, सीखना। लेकिन ये चीज है, सीखा कुछ नहीं है, बस आ गया। एक्विजिशन में हम चीजों को उठा लेते हैं। ये क्या होता है, जैसे हमारी कोई मदर टंग है, आप समझिएगा इस चीज को। अगर आपकी कोई मातृभाषा है तो मातृभाषा को आपको रूल्स रेगुलेशंस स्ट्रक्चर में नहीं सीखना। मम्मी ने बोला, दादी ने बोला, नानी ने बोला, चाचा ताऊ ने बोला, आपको भाषा आ गई। मोहल्ले पड़ोस में गाली देता, आपको गालियां आ गई। ये एक्विजिशन होता है, मदर टंग होता है, आपकी नेटिव लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। ये नेटिव लैंग्वेज होती है, जो आपकी आसपास की भाषा है। इसे नेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं, नेशनल लैंग्वेज। जो आपकी राष्ट्रीय भाषा है, इनको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आम बोलचाल में इनको लर्न करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर इनकी ग्रामर सीखने तो एक लर्निंग प्रोसेस, वो एक अलग चीज है। मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ लैंग्वेज की, ग्रामर की बात नहीं चल रही। ग्रामर एक तरफ रखिएगा फिलहाल। लर्निंग और एक्विजिशन, जो मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, ये सब क्या है, आपका एक्विजिशन होता है। ये चीज आप क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ किसी रूल्स की जरूरत नहीं होती, कोई रूल नहीं चाहिए, कोई फॉर्म नहीं चाहिए, कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कोई टर्म नहीं चाहिए। बस ये आपने क्या किया, ग्रहण किया वो। और लर्निंग क्या है, रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म्स स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे आपको। ये नेचुरल लैंग्वेज है, इसे एनवायरमेंटल लैंग्वेज भी कहते हैं। एनवायरमेंटल लैंग्वेज, एनवायरमेंटल लैंग्वेज में क्या होता है, जो आपके चारों तरफ बोली जाती है। इसे एक वर्ड आया था इसमें, वर्नाकुलर वर्ड सुना आपने कभी, वर्नाकुलर? एक वर्ड आता है वर्नाकुलर, मैं लिख देता हूं इस वर्ड को, तुमने सुना होगा। वर्नाकुलर एक वर्ड होता है, VERNACULAR, वर्नाकुलर। है मेरे सामने 2-3 स्टूडेंट बैठे हुए, 2 स्टूडेंट बैठे हुए बेचारे, नहीं बोलना नहीं। वर्नाकुलर जो होता है, वर्नाकुलर को अगर हम चेक करें, एक्विजिशन, वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा या प्रांतीय भाषा इसको बोलते हैं। ये क्षेत्रीय भाषा होती है, वर्नाकुलर लैंग्वेज। ये सब चीजें जितनी है, नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग, नेशनल लैंग्वेज, एनवायरमेंटल लैंग्वेज या वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो भाषा आपको अपने आप आएगी, आप बस वहां रहिए, आपको सीखना कुछ नहीं है, लोग अपने आप आपको सिखा देंगे बोल बोल के, वो वर्नाकुलर होता है। लेकिन लर्निंग में क्या है, रूल्स रेगुलेशन फॉर्म्स स्ट्रक्चर है। यहां पर चीजों पे दिमाग लगाना पड़ेगा,
इसके नियम समझने पड़ेंगे, रेगुलेशन समझनी पड़ेगी। ये चीज आपको यहां से नहीं आएंगी। जैसे इंग्लिश आपको सीखनी है, यहां से नहीं आएगी, क्योंकि इंग्लिश आपकी मदर टंग नहीं है, नेटिव लैंग्वेज नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, एनवायरमेंटल नहीं है, वर्नाकुलर नहीं है। समझ रहे हैं क्या? ये ऐसी भाषा है जो आपकी एक्यूजिशन में नहीं है। जब ये एक्यूजिशन में नहीं है तब ये क्या है, आपको सीखनी पड़ेगी। और जो आपको सीखना है, समझ रहे हैं क्या? ये तो आपको सीखना है ना। तो जब आपको सीखना है, इसी से एक क्वेश्चन बन जाता है, लर्निंग इज ब्लैंक। लैंग्वेज समझ मैंने क्या, लर्निंग इज ब्लैंक। या इस क्वेश्चन में इसे मिटा देता हूं एक बार। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी समझना चलना। एक क्वेश्चन था, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, एग्जाम में तो नहीं आया, अब उसने कहीं पढ़ा होगा, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, लर्निंग इज ए ब्लैंक प्रोसेस, यानी लर्निंग कैसा प्रोसेस है। ऑप्शन देखिए, कॉन्टिन्यूअस, दूसरा ऑप्शन डिफिकल्ट, तीसरा ऑप्शन इनपुट एंड आउटपुट, और फोर्थ ऑप्शन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि देखो लर्निंग क्या है, किसी भी लैंग्वेज के दो प्रोस्पेक्टिव है, दो एस्पेक्ट्स हैं समझने के, एक एक्विजिशन है और एक लर्निंग है। एक्विजिशन में क्या होता है, आप उसे एक्वायर कर लेते हैं। एक्वायर करना जानते हैं आप, चीजों को बस सीख जाते हैं। वो एक्वायर कर लिया, सोसाइटी में चल रहा था, आपने एक्वायर कर लिया, ये एक इजी प्रोसेस है। मुझे हिंदी आ गई, कहीं नहीं सीखी, आ गई, ये मैंने कुछ सीखा ही नहीं, आ गई ना तो अपने आप। जैसे आप बड़ौद के रहने वाले हैं या आप कहीं राजस्थान के रहने वाले हैं, तो राजस्थान की अपनी क्षेत्रीय भाषा होगी, तो आपकी क्षेत्रीय भाषा वो आपने कहीं सीखी नहीं, वो तो आ गई ना आपको। समझ रहे हैं क्या करो? तो ये तो एक इजी प्रोसेस हो गया ना, इसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो बहुत इजी प्रोसेस हो गया। लेकिन वो पूछा लर्निंग, एक्विजिशन नहीं पूछा उसने। अगर वो पूछता एक्विजिशन इज, तो फिर उसका क्वेश्चन ऐसे बनता नहीं है, पर होगा तो उसका प्रोसेस बता देंगे क्या होगा उसका। वो तो एक कोई प्रोसेस ही नहीं है यार, वो तो बस हो गया, सोशल प्रोसेस है या मतलब एक्वायर्ड प्रोसेस है, बहुत तरीके के क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं। लेकिन इसे क्या पूछा, लर्निंग इज ए प्रोसेस। लर्निंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफिकल्ट है, इनपुट एंड आउटपुट है, या कॉम्प्लेक्स है। यहां बच्चा घूम जाता है। अब आप में से बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लेवल की चीज ये नहीं है। ये कंटेंट है जो बच्चे पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं, लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो देखो, लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि भाई साहब सीखे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं, कंटिन्यू चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सीखना एक प्रक्रिया तो है, पर ये निरंतर प्रक्रिया नहीं है कि चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। अब बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, सीखना तो जीवन पर्यंत चलता है। सीखना जीवन पर्यंत चलता है ना, जीवन पर्यंत सीखना नहीं चलता है। देखो उसमें क्या होता है, आप जिंदगी भर सीखते रहेंगे, लेकिन बात कर रहे हैं लैंग्वेज की। कोई भाषा आपको सीखनी तो ये थोड़ी है कि आज आप अंग्रेजी बोलना सीखें, अंग्रेजी सीख रहे हैं और अंग्रेजी सीखेंगे भाई साहब आप 50, 60 साल, 70 साल मरते दम तक भी एक किताब पढ़ के ही जाओगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई भाषा सीखनी है तो 2 साल, 5 साल में सीख जाओगे, 6 महीने में सीख जाओगे, यही तो प्रोसेस होता है ना। ये थोड़ी है 50, 70 साल तक आप सीखते रहोगे, सीखते रहोगे, सीखते ही रहोगे। 10 से सीखे जा रहे हो, मतलब 20 साल तुम्हें 10 से सीखना, क्योंकि भाई साहब तो लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये तो चलता ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये ऑप्शन इसका गलत है। डिफिकल्ट भी नहीं है। डिफिकल्ट होता है कठिन, कि सीखना बड़ा कठिन प्रोसेस है, तो कठिन तो कोई प्रोसेस में चलेगा ही नहीं भाई। इनपुट एंड आउटपुट, ये तो टेक्निकली यहाँ से वॉवल साउंड से गलत हो जाता है। ये वॉवल है तो एन आना चाहिए था, अब एन नहीं लिखा, ए लिखा है, इसलिए तो वैसे भी नहीं आएगा इनपुट एंड आउटपुट। और इनपुट आउटपुट प्रोसेस क्या होता है भाई, लर्निंग इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस, ऐसा भी नहीं होता। फिर तरीका होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये त्रिमुखी प्रक्रिया सुनी होगी आपने, नाम भी बताऊंगा इन लोगों के जिन्होंने ऐसा कंटेंट दिया, ये भी नहीं होगा। करेक्ट है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कि जटिल है। क्यों जटिल है, क्योंकि यहाँ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बताया था अभी लर्निंग में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंस फॉर्मुलेशंस हैं, और ये सारा स्ट्रक्चर बनके लर्निंग को क्या करता है, कॉम्प्लेक्स करता है। डिफिकल्ट नहीं, कॉम्प्लेक्स। जटिल और कठिन में फर्क होता है। कठिन होता है जो होना बड़ा मुश्किल है, और जटिल होता है जिसकी चीजों को समझना थोड़ा सा टिपिकल है। कठिन अलग चीज है, डिफिकल्ट अलग चीज है। जैसे एसएससी बीट करना
या पैडागोजी समझना डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। आप जब इसकी टर्म्स को समझना शुरू कर देते हैं, ये टॉपिक आपको आना स्टार्ट हो जाता है, तो चीजों को समझिए। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि लर्निंग कैसा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लर्निंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब आइए दूसरे स्टेप पर। नेक्स्ट, अभी मैं इसके सिर्फ बेसिक्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब बात आती है, हम देखो एक्विजिशन की बात नहीं करेंगे। हालांकि कुछ भाषा वैज्ञानिक इस तरह के हुए हैं या मनोवैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक्विजिशन को फोर्स किया, और कुछ ऐसे भी हुए हैं, जैसे पियाजे का नाम आपने सुना होगा, पियाजे नाम थे, इनके नाम मैं बता दूंगा आपको, जिन जिन्हें जैसे जैसा प्रोसेस किया। कुछ लर्निंग को फोकस किए हुए हैं, भाषा वैज्ञानिक कहिए, साइकोलॉजिस्ट कहिए, लिंग्विस्ट्स कहिए, और दर्शन शास्त्री कहिए, उनको आप जो भी आप कहते हैं, उनको अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से, लेकिन काम सबका एक ही है। क्योंकि दर्शन शास्त्र में भी उन्हीं के जिक्र मिलेंगे आपको, समाज शास्त्र में भी उन्हीं लोगों के, जैसे महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने शिक्षा के ऊपर भी बोला, समाज के ऊपर भी बोला। जैसे प्लूटो था, शिक्षा के ऊपर भी बोला, समाज के ऊपर भी बोला। तो समाज में पढ़ोगे तब भी महात्मा गांधी, प्लूटो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। थार्नडाइक नाम सुना होगा आपने, थार्नडाइक को आपको हर जगह पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा में पढ़ना पड़ेगा, अधिगम उद्गम पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं वो, हिंदी में उसे बोलते हैं। तो उसने शिक्षा में भी दिया, दर्शन में भी बातें की, दर्शन शास्त्र में भी, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र ऐसी, और एजुकेशन के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है। तो कोई एक जगह उनका, जो मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं या दर्शन शास्त्री होते हैं या समाज शास्त्री होते हैं, ये किसी एक कंटेंट पे काम नहीं करते हैं। महात्मा गांधी को आप समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, महात्मा गांधी ने अनिवार्य शिक्षा के लिए भी बोला है। तो ये तो एक प्रोसेस होता है, आपको कहाँ पे उसके बारे में बातें बनती हैं, तो इन चीज़ों को समझ के चलना। तो अब हम बात करें एक्विजिशन की, बात नहीं करेंगे, बात किसकी करेंगे, लर्निंग की, और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए पॉइंट समझिए, नेक्स्ट पॉइंट डाल रहे हैं इसमें, लर्निंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी पड़ती है। जो भाषा है, एक मिनट भाई, जो भाषा है, जो लर्निंग है, वो कितने तरीके की होती है और क्या क्या उसके स्किल्स हैं। देखो टर्म बहुत सारी होती हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, क्या प्रोडक्टिव होती हैं, कौन सी रिसेप्टिव होती हैं, कौन कौन सी स्किल्स प्रोडक्टिव है, कौन कौन सी स्किल्स रिसेप्टिव है। अब ये चीज़ें जब आप सीटेट दोगे या टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे, तब आपकी हेल्प आएंगी ये सारी चीज़ें। देखिए लर्निंग जो होता है, जो सीखना है, ये 3 तरह से होता है। जो सीखना प्रोसेस है वो 3 तरह से होता है। इन प्रोसेस को आप समझ के चलना। एक होता है फॉर्मल, जिसे बोलते हैं फॉर्मल लर्निंग। इनके नोट्स बना लेना आप लोग, जैसे भी आपको बना रहे हो। एक होता है इनफॉर्मल लर्निंग। कौन कौन सी है, एक फॉर्मल, दूसरी क्या है इनफॉर्मल, और एक होती है आपकी नॉन फॉर्मल। याद रखिएगा कौन सी होती है, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, और तीसरी क्या है, नॉन फॉर्मल। हिंदी बता देता हूं मैं इसको आपको। फॉर्मल को बोलते हैं औपचारिक, ये औपचारिक रूप से सीखना होता है। इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक, और ये होता है गैर औपचारिक। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर हमने तो इनफॉर्मल और फॉर्मल ही सुना है लाइफ में, हमने नॉन फॉर्मल तो कभी सुना ही नहीं है। इसमें फॉर्मल के और इनफॉर्मल के दोनों के पॉइंट्स मिलते हैं, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल। ये थोड़ा सा फॉर्मल है, थोड़ा सा इनफॉर्मल है। अब फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल लर्निंग कहाँ होती है? फॉर्मल लर्निंग होती है आप किताब उठाइए, स्कूल जाइए, स्कूल में आपको बैठना, पढ़ना, उठना, सब चीजें सिखाई जाती है। यहाँ फॉर्मल से याद रखना, यहाँ फॉर्मूला होगा, एक ऐसी चीज जिसकी अपनी क्या होती है, फॉर्म्स होती हैं। यहाँ फॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, यहाँ पे आपको रूल्स मिलेंगे, उन्हीं के हिसाब से समझना पड़ेगा। ये जो स्टडी होती है ये होती है स्कूल्स के अंदर, यानी स्कूल्स आपको सिखाते हैं फॉर्मल लर्निंग। स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, यहाँ फॉर्मल चीजें चलती हैं। बुक उठाइए, एग्जाम देने जाइए, प्रिपरेशन कीजिए, टीचर आएगा, पढ़ाएगा, किताबें समझाएगा, किताब में जो लिखा है एज इट इज आपको समझा देगा, रूल समझा के चलेगा। ये फॉर्मल लर्निंग होता है। यहाँ क्या है,
स्कूलों के अंदर होता है, क्या क्या होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्म्स होते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, नियमों के हिसाब से चलना होता है। लेकिन एक लर्निंग है जिसमें आपको रूल्स नहीं सीखने, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, बस वो आ रहा है, उसे बोलता है इनफॉर्मल। ये आपको हाउस में मिलेगा, अपने घर में सीख लेते हैं इसे आप। इसमें कोई रूल नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका कोई फॉर्म नहीं है। कोने में बैठे हो, खाना खा रहे हो, तब भी भाषा आ रही है। पापा आपको खाना खिला रहा है, पापा डांट रहा है, पापा धमका रहे हैं, तब भी आपको भाषा समझ में आ रही है। वो इनफॉर्मल है, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, गाली गलौज के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं, वो इनफॉर्मल होता है। आपके यार दोस्त घर पे आ गए हैं, उनसे कैसे बात करनी है, कौन सी भाषा में बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, आपका टोन, आपका रिदम, आप समझ रहे हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन, जो आप बोल रहे हैं घर पे बैठ के, वो सब इनफॉर्मल है। लेकिन जहाँ सिखाया जा रहा है कि इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं, इस वर्ड का ये ट्रांसक्रिप्शन है, इस वर्ड का ये फोनेटिकल साउंड है, वो सब आपका फॉर्मल है। फॉर्मल लर्निंग कहाँ होती है? स्कूल्स में। इनफॉर्मल लर्निंग कहाँ होती है? घर पे, सोसाइटी में, पार्क में। आप समझ रहे हैं, जो आपके घर के सामने पार्क होगा, जो भी आपकी सोशल एक्टिविटीज की जो स्टडी होगी, वो इनफॉर्मल लर्निंग में जाएगी। पर एक होती है नॉन फॉर्मल लर्निंग। यहाँ पे हम फॉर्मल चीजों को नॉन फॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं। मतलब पढ़ना तो है, रूल्स रेगुलेशन सब पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल में नहीं पढ़ना है। जैसे आपने देखा ओपन यूनिवर्सिटीज, एग्जाम्पल समझिए इसका। जो ओपन यूनिवर्सिटीज जो आपको कराती है, वो नॉन फॉर्मल लर्निंग कराती है, इनफॉर्मल नहीं होता, वो नॉन फॉर्मल लर्निंग होता है। जैसे आपने सुना होगा, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी आपके लिए नॉन फॉर्मल पैटर्न है पढ़ने का। 3 पैटर्न है जहां पे आप चीजों को सीखते हैं, लर्निंग से करते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल में क्या है? आप स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटीज में जाइए, वहां पे आप भाषा कोई भी चीजें सीखिए, फॉर्मल है, उसमें जो भी किताबें पढ़ रहे हैं फॉर्मल। लेकिन उन्हीं चीजों का लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए, घर पर बैठ कर पढ़िए, ओपन यूनिवर्सिटीज में पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए। आप समझ, जैसे आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, यूट्यूब से नॉन फॉर्मल चल रहा है, घर बैठे हुए फॉर्मल चीजों को समझ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़िए। लेकिन ना यूट्यूब से पढ़ना है, ना टीचर से पढ़ना है, ना इंटरनेट पे पढ़ना है, कहीं नहीं पढ़ना है, ना किसी वेबसाइट पे पढ़ना है, ना किसी ऐप पे पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। ना स्कूल जाना है, ना ऐप पे पढ़ना है, ना कोचिंग जा रहा है, ना वो घर बैठ के पढ़ रहा है, वो इनफॉर्मल चल रहा है। किसी ने कुछ बता दिया, एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसे दिमाग में आ गया, ठीक है, बात खत्म हो जाती है। तो 3 प्रोसेस हैं समझने के, लर्निंग के। कौन से? फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल है औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक और नॉन फॉर्मल अनौपचारिक। ये 3 तो तरीके हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए। अब बात आती है जब भाषा सीखते हैं हम लोग, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पा रहा हूं, चीजों को समझ के चलना कि जब भी हम लोग कोई भाषा सीखते हैं तो उसके कुछ स्किल्स होते हैं। देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा टैलेंट और एक होता है स्किल्स। एक होता है टैलेंट और एक होता है स्किल्स। टैलेंट में क्या होता है? टैलेंट वो काबिलियत है जो आप लेके पैदा हुए हैं, बचपन से तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर बहुत बढ़िया था, उसमें क्रिकेट खेलने का टैलेंट था, लेकिन उस टैलेंट पर उसने मेहनत की, तब जाके वो वर्ल्ड फेमस सचिन तेंदुलकर बना। जो आप टैलेंट पर शार्पनेस लाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, उसे बोलते हैं स्किल्स। स्किल और टैलेंट में फर्क होता है। टैलेंट आप लेके पैदा होता है, स्किल से टैलेंट को तराशा जाता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, 5-7 साल का बच्चा है, बढ़िया इंग्लिश बोल रहा है, वो टैलेंट है। लेकिन अगर वो उस पर स्किल नहीं जाएगा, उस पर मेहनत नहीं करेगा, तो उसकी लैंग्वेज खत्म हो जाएगी, वो 5-7 साल के बच्चे की रह जाएगी। ऐसे बहुत से लोग तुमने देखे होंगे जो बहुत अच्छी रनिंग करते हैं, रेस लगाते हैं, शुरुआत में 10वीं क्लास में देखो पूरे स्कूल में फर्स्ट आ जाता है, वो टैलेंट है। लेकिन अगर वो प्रोसेस में नहीं लाएगा, उस चीज़ को मेहनत नहीं करेगा, स्किल नहीं बनाएगा, तो वो फेलियर साबित होगा। तो स्किल होते हैं, किसी भी लैंग्वेज की जो लर्निंग होती है उसके स्किल्स होते हैं, उसे सीखना होता है। और सीखने के तरीके हैं स्टेप बाय स्टेप, उस चीज़ को समझ के चलना। ये 4 स्टेप्स होते हैं सीखने के लिए। किसी भी भाषा के 4 पहलू हैं और ये इसी प्रोसेस में होते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो सबसे पहले आप चीजों को सुनते हैं, जिसे बोलते हैं लिसनिंग। इसका सीक्वेंस कभी नहीं बिगड़ सकते, ध्यान रखना। सबसे पहले लिसनिंग होती है। सबसे पहले क्या होता है? चीजों को बच्चा सुनता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने सुना कुछ नहीं, उसने बोलना शुरू कर दिया। दूसरा स्टेप होता है एस, इसे बोलते हैं स्पीकिंग।
लिसनिंग, स्पीकिंग, फिर होता है रीडिंग, फिर होता है राइटिंग। और ये इसी सीक्वेंस में होता है, इसलिए ध्यान रखना LSRW, ये फिक्स्ड सीक्वेंस इसकी होती है LSRW। ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चा पैदा हुआ और उसने वैसे लिखना शुरू कर दिया, तब उसने बोलना शुरू किया, उसके बाद उसने रीडिंग शुरू कर दिया, फिर उसने सुना लोगों को। ऐसा नहीं होता। पहले बच्चा क्या करेगा, पहले चीजों को सुनेगा, साल 1.5 साल तक उन चीजों को ऑब्जर्व करेगा, सुनेगा, फिर धीरे धीरे बोलने की कोशिश करेगा, फिर धीरे धीरे चीजों को सामने पढ़ने की कोशिश करेगा, और उसके बाद लिखने की कोशिश करेगा। बिना पढ़े लिख नहीं सकते, बिना सुने बोल नहीं सकते। लैंग्वेज समझना। और जब आप ये सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाती हैं, आपकी गुड लिसनिंग, गुड स्पीकिंग, गुड रीडिंग, गुड राइटिंग, तब आपकी लर्निंग कंप्लीट होती है। एक लर्निंग के ये 4 स्किल्स हैं, 4 एस्पेक्ट्स हैं, इन सबको डीपली पढ़ना पड़ता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनकी अपनी अपनी टर्म्स हैं, उनको समझना होता है। लेकिन इन चीजों को समझ के चलना। इन 4 चीजों में यदि हम एक तो सीक्वेंस मत बिगाड़ करें, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो 4 ऑप्शन बना देगा स्टेप्स। तो करेक्ट क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। राइटिंग सबसे बाद में आती है, और जब राइटिंग ठीक हो जाती है तो समझ लेना आपका सीखना कंप्लीट हो गया। ये भाषा सिस्टम होता है, लैंग्वेज का सिस्टम होता है। अब समझिए, ये 4 स्किल कह लीजिए, एस्पेक्ट्स कह लीजिए, 4 हैं। इन चारों के साथ में अगर आप चेक करें तो लर्निंग के 2 प्रोसेस बन जाते हैं। इसको मिटा देता हूं एक बार, इन्हें एक बाद में लिखेंगे। लर्निंग के फिर 2 प्रोसेस बन जाते हैं सीखने के। एक होता है प्रोडक्टिव, एक होता है प्रोडक्टिव, और एक होता है रिसेप्टिव। और हमने 4 चीजें कौन कौन सी बोली थी, एक थी लिसनिंग, एक था स्पीकिंग, एक था रीडिंग, और एक राइटिंग। इन चारों चीजों को समझिए ध्यान से। प्रोडक्टिव का मतलब होता है आप उस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने पास से, दूसरे आदमी को वो इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। रिसेप्टिव होता है कि वो बंदा उस चीज को रिसीव कर रहा है। जैसे आप समझिए, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो यहां जो कंटेंट है उसे प्रोड्यूस कौन कर रहा है, आप तो रिसीव कर रहे हैं ना। इस कंटेंट को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मैं। तो जो प्रोडक्टिव होगा वो क्या होगा, लिसनिंग और स्पीकिंग में से कौन सा प्रोडक्टिव हो जाएगा। एक बंदा सुन रहा है, एक बंदा बोल रहा है, तो सुनने वाला क्या कर रहा है, प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा, बोलने वाला प्रोड्यूस कर रहा है। तो यानी कि स्पीकिंग जो होगा वो प्रोडक्टिव होगा, स्पीकिंग क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा। ऐसी रीडिंग और राइटिंग। अब समझिए, मान लीजिए आपके सामने एक किताब है, आप उसे पढ़ रहे हैं बैठे हुए, आप उसे रिसीव कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन को, या प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे एक नॉवल आया, अब नॉवल आपके सामने रखा हुआ, आप नॉवल के पन्ने पलट रहे हैं, नॉवल पढ़े जा रहे हैं, तो उस नॉवल में एक स्टोरी है जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस स्टोरी को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। समझ गए क्या करूं, क्या कर रहे होंगे, रिसीव कर रहे होंगे ना। तो यानी कि इन दोनों में से, रीडिंग और राइटिंग में से कौन सा प्रोडक्टिव बन जाएगा, राइटिंग। ध्यान रखिएगा, स्पीकिंग और राइटिंग जो है ये प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स होते हैं, ये प्रोडक्टिव टर्म होती है। इन्हें बोलता है प्रोडक्टिव स्किल्स भी बोल देते हैं इस चीज को आप लोग, प्रोडक्टिव स्किल। समझ गए। अच्छा, इसका एक नाम और भी होता है, जैसे डायरेक्ट स्किल भी बोलते हैं, इसको डायरेक्ट स्किल भी कहा जाता है, डायरेक्ट स्किल। और देखो, इसको एक्टिव स्किल भी कहा जाता है। ये सब इसी के नाम है। प्रोडक्टिव स्किल बोल लीजिए, डायरेक्ट स्किल बोल लीजिए, एक्टिव स्किल बोल लीजिए। यानी कि which kind of skills are speaking and writing। speaking और writing किस तरह के स्किल्स हुए, प्रोडक्टिव स्किल भी हो सकते हैं, डायरेक्ट स्किल भी हो सकते हैं, एक्टिव स्किल भी हो सकते हैं। इसमें बंदा सक्रिय तौर पे काम करता है, डायरेक्ट फॉर्म में काम करता है। राइटर को किताब लिखनी है, वो डायरेक्ट किताब लिखेगा, आप उसे पढ़ते रहना। प्रोडक्टिव, डायरेक्ट और एक्टिव, समझो। लेकिन फिर देखो, लिसनिंग और स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैंने लैंग्वेज को, कंटेंट को, मैसेज को प्रोड्यूस किया, आपने उसे क्या किया, रिसीव किया। यानी लिसनिंग क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव हो जाएगा। लिसनिंग कैसा स्किल है, रिसेप्टिव। ऐसी रीडिंग, राइटिंग, मैंने एक नॉवल लिखा, मैंने लिख दिया, मैंने तो प्रोड्यूस किया ना, आपने उस नॉवल को पढ़ा, यानी कि रीडिंग कैसा बन जाएगा, रिसेप्टिव स्किल बन जाएगा।
रीडिंग और लिसनिंग रिसेप्टिव है, स्पीकिंग और राइटिंग प्रोडक्टिव है। ये प्रोडक्टिव है और ये आपका रिसेप्टिव है। इसे रिसेप्टिव भी कह सकते हैं, इनका उल्टा कर लीजिए, इसे इनडायरेक्ट स्किल भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट स्किल भी इसी को बोलते हैं। और देखो एक्टिव है, इसे पैसिव स्किल भी बोलते हैं। रिसेप्टिव बोल लीजिए, इनडायरेक्ट बोल लीजिए, पैसिव बोल लीजिए, प्रोडक्टिव, डायरेक्ट या एक्टिव। अच्छा, यहां टर्म्स बहुत काम करती हैं। 4 स्किल्स हैं रीडिंग, कौन सा है पहले सीक्वेंस रखना। लर्निंग, लर्निंग के 4 है, कौन कौन सी है? सबसे पहली लिसनिंग है, दूसरी क्या है? स्पीकिंग है, तीसरी क्या है? रीडिंग है, चौथी क्या है? राइटिंग है। इनमें से पूछ सकता है कौन कौन से स्किल्स इनडायरेक्ट स्किल्स होते हैं। तो इनडायरेक्ट कौन कौन से होता है? लिसनिंग और रीडिंग। कौन कौन से स्किल्स पैसिव स्किल्स होते हैं? रीडिंग और लिसनिंग। समझ गए? रिसेप्टिव, इनडायरेक्ट, पैसिव, प्रोडक्टिव, डायरेक्ट और एक्टिव। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को हो तो समझ लीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी बने हुए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे हम बाद में, जो भी होता है। चलिए खैर, जो भी है, एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, चारों पॉइंट लीजिए। लर्निंग मतलब सॉरी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। एक क्वेश्चन बना था इसमें, याद हो जाएगा ना पॉइंट वाला। अब मैं प्रोडक्टिव 2 पॉइंट मैंने आपको लिखे यहां पे। एक है लिसनिंग, दूसरा कौन सा बना आपका? यहां पे मैं ले लेता हूं उसमें। लिसनिंग कैसा है? प्रोडक्टिव है, नहीं सॉरी रिसेप्टिव। ये रिसेप्टिव है। और स्पीकिंग कैसा है? ये प्रोडक्टिव है। लिसनिंग रिसेप्टिव है, स्पीकिंग प्रोडक्टिव है, रीडिंग रिसेप्टिव है और राइटिंग प्रोडक्टिव है। ये तो है। लेकिन एक और चीज पूछी जाती है, आप चीजों को ध्यान से देखेंगे, वो कई बार रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव नहीं पूछता है। वो रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव नहीं पूछता है, वो पूछता है पेन पेपर। वो पेन पेपर एस्पेक्ट पे चीजें पूछता है कि इनमें से कौन सा स्किल ऐसा है जो पेन पेपर पर, जिसके लिए पेन पेपर एस्पेक्ट चाहिए, जिसके लिए पेन पेपर की जरूरत होती है। अब समझिए, जैसे छोटा बच्चा है, मैं बोल रहा हूं, या छोटा बच्चा सा है, वो सुन रहा है बातों को बैठे, तो क्या जैसे 1-1.5 साल का बच्चा है, उसे सुनने के लिए पेन पेपर चाहिए? मतलब कॉपी पेन लेके बैठेगा तुम्हारी बात सुनने के लिए? नहीं बैठेगा। तो अगर पेन पेपर पूछा जाता है, देखो अगर पूछ रहा है प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव तो वर्ड अलग है, लेकिन अगर पूछ रहा है पेन पेपर तो देखो पेन पेपर के लिसनिंग काम नहीं करता। अच्छा, स्पीकिंग के लिए भी पेन पेपर काम नहीं करता। जैसे मैं तुम्हें को बात बताने लगूं, मैं कल दिल्ली गया था, मैंने ताजमहल देखा। दिल्ली में ताजमहल कहाँ से आ गया? मैं दिल्ली गया था, मैंने लाल किला देखा और मेरा एक फ्रेंड भी वहाँ मिल गया। मैंने पूरा नरेट किया चीज़ों को, पूरी कहानी सुनाई। इसके लिए मुझे कोई पेन पेपर की जरूरत पड़ी? ना तो स्पीकिंग को पेन पेपर चाहिए, ना ही लिसनिंग को पेन पेपर चाहिए। ये दोनों चीज़ें पेन पेपर एस्पेक्ट पे काम नहीं करती हैं। लेकिन देखो, राइटिंग के लिए तो चाहिए ना पेन पेपर। अगर तुम्हें लिखना है तो पेन पेपर चाहिए ही चाहिए। अच्छा, रीडिंग में भी कई बार पेन पेपर की जरूरत बन जाती है, लेकिन जो मेन एस्पेक्ट है पेन पेपर का वो क्या है? राइटिंग है। हालांकि रीडिंग में आपको कोई जरूरत नहीं, जरूरत है भाई, पेपर तो पढ़ोगे ना आप। भले ही तुम्हें पेन की जरूरत ना हो, लेकिन पेपर की जरूरत तो पड़ेगी ना। इसे ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें पेन पेपर एस्पेक्ट में भी आती हैं और ये दोनों चीजें पेन पेपर एस्पेक्ट में नहीं आती हैं। यहां भी क्वेश्चन बन जाता है। राइटिंग और रीडिंग पेन पेपर है, स्किल्स हैं, पेन पेपर एस्पेक्ट वाले स्किल्स हैं, और लिसनिंग और स्पीकिंग ये नॉन पेन पेपर एस्पेक्ट है। ये नॉन पेन पेपर, समझ जाएंगे इस पॉइंट को आप लोग। अब यहां से आगे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लर्निंग जो है, जिसके पॉइंट्स हैं स्पीकिंग, सॉरी पहला पॉइंट है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इनके अपने अपने स्किल्स हैं। इन सब स्किल्स को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कर लेंगे इस पॉइंट को। यहाँ तक समझिए इन चीज़ों को। ये बिल्कुल अलग टाइप का कंटेंट है जो हम लेके चल रहे हैं इसके साथ में। ये सीटेट के लिए ज़रूरी होगा, या आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहाँ पे आपको टीचिंग लाइन में जाना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, लिटरेचर टर्मिनोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। कर लेंगे इस पॉइंट को, यहाँ तक समझ के आइए। इसका वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ से आगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।